हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल विजन लर्निंग पॉइंट पर आपका स्वागत है। जैसे कि हम लोगों ने कहा था 15 फरवरी से PCS प्री का बैच स्टार्ट करेंगे। उसी क्रम में हम लोग पहला जो आपका टॉपिक शुरू करेंगे पॉलिटी यानी राज व्यवस्था आप लोग जिसे कहते हैं। इसके अलावा जो भी विषय हैं हमारी इस पर टीम आएगी, अलग अलग विषय के अलग अलग विशेषज्ञों के साथ मिलेंगे, आपके वीडियो परमानेंट पढ़ेंगे। रोज़ शाम को आपके वीडियो 6 बजे से पढ़ेंगे। 6 बजे से 8 बजे के बीच में जितने भी वीडियो रहेंगे आपके पढ़ जाएंगे। आप लोग उन वीडियो को देखिए और उन वीडियो को देख के आप लोग पढ़ना शुरू करिए। आप लोग नोट्स बनाइए, नोट्स से ही पढ़िए। आपको विषय विशेषज्ञता की इस समय ज़रूरत नहीं है, न ही आप बुक पढ़ सकते हैं। 3 महीने बचा है, 3 महीने में आप बुक नहीं पढ़ सकते। जो बच्चे पढ़े हैं उनका रिवीजन अच्छे से हो जाएगा। जो भी साथी हैं अगर वो नए जुड़ रहे हैं यानी अभी अभी शुरू किए हैं पढ़ने के लिए, PCS के लिए मेहनत करना चाहते हैं, तो चैनल के साथ लगे रहें। ये जो भी वीडियो पढ़े उसका नोट्स बनाएं। जो भी डाउट हो आप उस डाउट को प्रश्न के माध्यम से आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो आपका उत्तर दिया जाएगा। उसके बाद जो भी पढ़ाया जाएगा, पढ़ाने के बाद आपको टेलीग्राम चैनल पे, इसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उस पर आपको प्रोवाइड कराया जाएगा PDF के फॉर्म में। आप अगर नोट्स बनाएंगे तो अपने से लिखेंगे तो और शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक, इसी सब के क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए, आपका समय ज़्यादा न खराब करते हुए, हम लोग संविधान की बात शुरू करते हैं। राज व्यवस्था आपके सिलेबस में PCS में है भारतीय राज व्यवस्था। अब राज व्यवस्था आया कहाँ से है, राज व्यवस्था शब्द है क्या, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो आप सुनेंगे या सुने होंगे पहले कि राजनीति विज्ञान से राज व्यवस्था आया है। तब संबंध यहाँ से बनता है कि राजनीति विज्ञान और राज व्यवस्था में संबंध क्या है। फिर आप देखे होंगे कई एग्जामों में प्रश्न पूछा गया है कि राजनीति विज्ञान के जनक कौन है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। राजनीति विज्ञान से पहले शुरू करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे हम लोग अपने टॉपिक पे आ जाएंगे। 1-2 मिनट में आप सीखेंगे, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। राजनीति विज्ञान, पॉलिटिकल साइंस। अब राजनीति विज्ञान उत्पत्ति कैसे हुई, यह शब्द कहाँ से आया, तो आप देखेंगे कि एक दर्शन शास्त्र के जनक थे, यानी आप दार्शनिक कह सकते हैं, सुकरात, सोक्रेटिस। ठीक, सुकरात जो थे आपके एक दार्शनिक थे। ठीक, वो दार्शनिक कैसे दार्शनिक थे, सुकरात जो है ऐसे पहले व्यक्ति है जिन्होंने राजा का विरोध किया। ठीक, क्या किए थे सुकरात ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने राजा का विरोध किया, राजा का विरोध। ठीक, इससे पहले क्या थे, जो भी लोग हुआ करते थे, जिस भी देश में रहा करते थे, वो लोग क्या करते थे, राजा में देवत्व का भावना देखते थे कि राजा जो कुछ है सब वही है, देवता की भावना देखते थे। लेकिन सुकरात ऐसा व्यक्ति था जिसने राजा का विरोध किया। सुकरात, प्रश्न पूछा जाता है सुकरात थे कहाँ से, एक ग्रीक यूनान के दार्शनिक थे, ग्रीक यूनान के दार्शनिक थे सुकरात। ठीक, इन्होंने राजा का विरोध किया। सुकरात पढ़े हुए नहीं थे ज़्यादा, यह दर्शन के बारे में बहुत कुछ लिखे हैं, बोले हैं, लेकिन इनको पढ़ना लिखना आता नहीं था। ते जो भी बातें बोले मौखिक रूप से बोले। अभी आप आगे देखेंगे कि इनके शिष्य होते हैं प्लेटो, इनकी बातों को आप क्या करेंगे, एक बुक के माध्यम से पब्लिश कराए बाद में, जिससे हम लोग जान पाते हैं कि सुकरात की विचार क्या था। सुकरात कहते हैं कि मैं जानता हूं कि सुकरात में, एक बार यहाँ उनके शिष्य के बारे में लिख देता हूं मैं, प्लेटो ठीक, तो सुकरात का एक लाइन मुझे याद आया। सुकरात कहते हैं मैं दुनिया का सबसे ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति हूँ, दुनिया का सबसे ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति हूँ, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता। ठीक, समझ पाए होंगे आप लाइन, एक बार मैं फिर दोहराता हूँ। सुकरात कहते हैं मैं दुनिया का सबसे ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति हूँ, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता। आज के समाज में, आज की दुनिया में देखे होंगे, ठीक, विद्वान टाइप लोग बहुत मिल जाते हैं। आप मार्केट में निकलेंगे, जहां किताबों की स्टोर पे जो किताब बेचने वाला होगा, आप देखते होंगे मुखर्जी नगर इलाहाबाद के कटरा में, जो वर्तमान में आपका प्रयागराज है, वहां पे एकदम विद्वान टाइप लोग मिलेंगे। क्या ये बुक पढ़ रहे हो, अरे छोड़ो, इससे कहाँ फंसेगा, क्या कर रहे हो, इस बुक को पढ़ो, लक्ष्मीकांत से कहाँ फंस रहा है, बेयर एक्ट पढ़ लो। कहेंगे अब लक्ष्मीकांत से जब हमारा हो जा रहा है संविधान में, तो बेयर एक्ट पढ़ के हम करेंगे क्या।
ठीक, ऐसे प्रश्न नहीं आ रहे हैं। ठीक, वो विद्वान टाइप रहेंगे, अपना खुद का सिंगल पीटी नहीं निकला रहेगा, दूसरे को ज्ञान बांटते रहेंगे कि मेरा ऐसा पढ़ लो, ऐसा पढ़ो, सुबह उठो, कोई कहेगा शाम में उठो, 10 घंटे पढ़ो, 15 घंटे पढ़ो। अरे 15 घंटे आदमी पढ़ेगा तो सोएगा कब, खाएगा कब, दिमाग को संतुलन भी होना चाहिए, लिखेगा कब, प्रैक्टिस कब करेगा। ठीक, तो हर चीज का एक समय निश्चित होता है, उसी प्रकार से। ठीक, तो आइए हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो सुकरात मैंने बताया कहा थे राजा का विरोध किए थे, ग्रीक के थे। ठीक, ग्रीक यूनान के दार्शनिक थे सुकरात। सुकरात के एक शिष्य थे प्लेटो, सुकरात के शिष्य थे प्लेटो। इन्होंने सुकरात से जो भी बातें किया, ठीक, दर्शन के क्रम में अपना एक बुक प्रकाशित किया जिसे कहते हैं द रिपब्लिक। द रिपब्लिक नाम से जो बुक आई थी प्लेटो की, इसमें सुकरात और प्लेटो के बातों का संकलन है। एग्जाम में कई बार प्रश्न बना है, पीसीएस में भी आपके बना हुआ है, यूपी में, एमपी में, बिहार पीसीएस में भी बना है। ठीक, पहले अलग से एक टॉपिक होता था जिसे ऑप्शनल, जैसे आप लोग आज सीसेट देख रहे हैं, पहले एक अलग सब्जेक्ट का पेपर होता था सीसेट की जगह। वहां पे जो बच्चे लेते थे आपके पॉलिटिकल साइंस, वहां तो कई बार प्रश्न बना है। ठीक, तो द रिपब्लिक जो बुक है उसमें प्लेटो की, इसमें प्लेटो और सुकरात के बातों का जिक्र किया गया है। प्लेटो ऐसा व्यक्ति है, वो कहता है प्यार एक खतरनाक बीमारी है। ठीक, ये शब्द कहां से है? आप जैसे वैलेंटाइन वीक समाप्त हो रहा है, कई लोग इसी में संलिप्त रहे होंगे, एक हफ्ता पूरा त्योहार मनाए होंगे, उसी में लगे रहे होंगे कि आज ये दिन है, ये दिन है, उसी में अपना एक हफ्ता कुछ पढ़े नहीं होंगे। चैनल खुला रहा होगा, एक चैनल यहाँ से फोन आया, फिर वहां से चैनल हुआ, उसको मैनेजमेंट में लगे रहे होंगे। उसी क्रम में उस समय प्लेटो कहता है कि प्यार एक खतरनाक बीमारी है, प्यार लोगों को नहीं करना चाहिए। ठीक, इन्होंने क्या किया था, एक एकेडमी खोला था प्लेटो ने, द एकेडमी के नाम से, द एकेडमी के नाम से एथेंस में खोला था। कई बार प्रश्न पूछा है कि प्लेटो ने किस नाम से एकेडमी खोली थी। द एकेडमी नाम का एक प्लेटो ने एथेंस में एकेडमी खोली थी। इस एकेडमी के ऊपर में एक प्लेट में लिखवाया था, जिसको मैथ नहीं आती, जिसको मैथ नहीं आती वो प्रवेश न करे। ठीक, क्या लिखा था इन्होंने? जिसको मैथ नहीं आती वह प्रवेश न करे। प्लेटो की एकेडमी के ऊपर लिखा हुआ शब्द था। तो आप यहां तक समझ पाए होंगे। फिर आगे के क्रम में प्लेटो के एक शिष्य आते हैं एरिस्टोटल, जिसे आप लोग अरस्तु बोलते हैं। अरस्तु किसके शिष्य थे? प्लेटो के। प्लेटो के शिष्य अरस्तु ये कहते हैं कि व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है। ठीक, या राजनीतिक प्राणी है। अरस्तु कहते हैं कि व्यक्ति एक राजनीतिक प्राणी है, व्यक्ति एक राजनीतिक प्राणी है। ठीक, इन्होंने एक बुक लिखा था द पॉलिटिक्स, द पॉलिटिक्स। ये द पॉलिटिक्स बुक लिखे थे, इसी वजह से अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है। जब कभी प्रश्न, आजकल फिलहाल तो पूछ नहीं रहा है, अगर मान लीजिए कि पूछता है बाय चांस, तो अरस्तु की बुक का नाम क्या था? द पॉलिटिक्स। अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है, राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो आप एक बार फिर से देख लीजिएगा, सुकरात के शिष्य प्लेटो हुए, प्लेटो के अरस्तु हुए। ठीक, अरस्तु के भी शिष्य होते हैं द अलेक्जेंडर ग्रेट, ग्रेट अलेक्जेंडर के नाम से जिसे आप लोग कहते हैं, सिकंदर महान जिसे आप लोग कहते हैं। ये किसके शिष्य थे? अरस्तु। वो क्या किए? इनसे शिक्षा लिया और पूरे विश्व को जीतने की कोशिश में लग गए। आप यहां तक समझ पाए होंगे। तो अब हमारा जो मूल टॉपिक है भारत की राज्य व्यवस्था, उसकी हम लोग चर्चा करते हैं। राज व्यवस्था, राज व्यवस्था का सीधा मतलब है संविधान को लागू करने के क्रम में जो विषय और मुद्दे उभर कर आते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? राज व्यवस्था।
किसके? संविधान को लागू करने के क्रम में, संविधान को लागू करने के क्रम में जो विषय और मुद्दे उभर कर सामने आते हैं वह क्या है? राज्य व्यवस्था। एक बार फिर से देखिएगा, संविधान को लागू करने के क्रम में जो विषय और मुद्दे उभर कर आते हैं उसे क्या कहते हैं? राज्य व्यवस्था कहते हैं। अब संविधान क्या होता है, यहाँ पे हम लोग देख लें एक बार संविधान क्या है। संविधान क्या होता है? प्रावधान, कुछ प्रावधानों का संग्रह होता है, कुछ प्रावधानों का संग्रह जो किसी देश के शासन के, जो किसी देश के शासन संचालन के लिए आवश्यक होते हैं, ठीक। अब पूछेगा नहीं, डेफिनेशन आपसे कहीं नहीं पूछेगा कि राज्य व्यवस्था क्या है, संविधान क्या है, इसकी डेफिनेशन नहीं पूछेगा, लेकिन आप जानने के क्रम में जानते रहिए कि राज्य व्यवस्था क्या है। संविधान को लागू करने के क्रम में जो विषय और मुद्दे उभर कर सामने आते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? राज्य व्यवस्था कहते हैं। अगर संविधान क्या चीज है तो समझने के क्रम में अगर हम कहें तो संविधान कुछ प्रावधानों का संग्रह होता है जो किसी देश के शासन संचालन के लिए आवश्यक होते हैं, ठीक। संविधान में बेसिकली होता क्या है? कानून है, कानूनों का संग्रह को हम लोग क्या कहेंगे? संविधान। अब हम अपने मूल पॉइंट पर आते हैं, आइए हम लोग देखते हैं। भारत को आप सुने होंगे, यहां पे अगर हम ऐसे बनाएं, भारत को आपको ये वाला क्षेत्र जो था मसाला उत्पादक वाला क्षेत्र था, ठीक। तो भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। सोने का चिड़िया क्यों कहा जाता था? ऐसा थोड़ी ना था कि भारत एक सोना पूरा लगा हुआ है भारत में, इस वजह से उसको भारत की चिड़िया कहा जाता था, ऐसा नहीं था। भारत अपनी जरूरत की सभी वस्तुओं का उत्पादन कर रहा था उस समय, ठीक। प्राचीन काल में आप देखे होंगे कि भारत जो अपनी जरूरत की सभी सामानों का उत्पादन कर रहा था। यूरोप की अगर बात करें तो यूरोप से और भारत के मध्य व्यापार होता था। यूरोप के साथ जब भारत के साथ व्यापार होता था तो उसी क्रम में होता क्या है कि यूरोपियों को, जो आपके मीट खाते हैं, ठंडे प्रदेश हैं, वहाँ पे मसाले का उत्पादन नहीं होता है, तो मसाले के उत्पादन के लिए वो लोग क्या करते थे? भारत पे निर्भर करते थे। भारत यानी पूर्वी देशों के साथ मसाले का व्यापार करने के लिए तैयार रहते थे। हुआ क्या कि जब वहाँ पे आप देखेंगे यूरोप में क्रांति आई, धीरे धीरे वो लोग क्या हुए? संपन्न हुए। तो अपने व्यापार को बढ़ाने के क्रम में वो विश्व के अन्य देशों की ओर निकलने लगे, ठीक। जब वो विश्व के अन्य देशों की ओर निकलने लगते हैं तो उसी क्रम में पुर्तगाल, आप देखेंगे कि आप इतिहास में पढ़े होंगे कि कई देशों के नागरिक क्या करते हैं? भारत के साथ या पूर्व के साथ व्यापार करने की कोशिश करते हैं। तो व्यापार करने के क्रम में सबसे पहले आपके देश में कौन आता है? पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेंस, फ्रांसीसी। आपके एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न पूछ लेता है कि इस क्रम से लगाइए कि आपके भारत में सबसे पहले कौन सा आया, तो आप क्या बता सकते हैं? पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर अंग्रेज आए, फिर डेंस आए, फिर फ्रांसीसी आए। इन सबको आने का एक क्रम है। तो हमारा सिर्फ मतलब किससे है? अंग्रेज से। होता क्या है? 1599 ईस्वी में, यहाँ मैं लिख देता हूँ, 1599 ईस्वी में ब्रिटेन का एक व्यापारी समूह जो है, ब्रिटेन का व्यापारी समूह मिलने जाता है महारानी एलिजाबेथ प्रथम से मर्चेंट ऑफ एडवेंचर नाम से, मर्चेंट ऑफ एडवेंचर नाम का एक व्यापारी समूह 1599 में महारानी एलिजाबेथ के साथ मिलने जाता है। महारानी एलिजाबेथ प्रथम के पास मिलने के लिए जाता है। यह व्यापारी समूह जाता है कि आप
हम लोगों को आदेश दीजिए या कुछ एक चार्टर के माध्यम से पारित करके दीजिए कि हम लोग पूर्व के साथ व्यापार करना चाहते हैं। तो महारानी एलिजाबेथ यानी संसद ब्रिटेन की कहती है कि आप लोग एक कंपनी टाइप बनाइए और उस कंपनी को आप लाइए, उसको हम लोग क्या करेंगे, आपको व्यापार करने की अनुमति देंगे। इसी क्रम में 1600 ईस्वी में आप देखेंगे कि 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। ठीक, आप लोग इस इतिहास में काफ़ी विस्तृत चर्चा करेंगे। मैं आपको कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं कि जब हम रेगुलेटिंग एक्ट पे आए यानी संविधान के विकास में आए तो आप लोग एक बार कनेक्ट हुए रहें। ठीक, 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है, जिसे भारत के साथ व्यापार करने की अनुमति दी जाती है। कितने वर्षों के लिए? 15 वर्षों के लिए। यह भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को कितने वर्षों के लिए अनुमति दिया गया है, तो 15 वर्षों के लिए गया। फिर जेम्स प्रथम आते हैं। जेम्स प्रथम आते हैं, क्या उसमें आते हैं 1609 ईस्वी में। जेम्स प्रथम 1609 ईस्वी में आते हैं, यानी राजा बनते हैं ब्रिटेन के, और यह ईस्ट इंडिया कंपनी को अनिश्चित काल के लिए पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने के लिए इसको क्या किए, तैयार कर दिए, यानी इसको अनुमति दे दिए। इसी क्रम में आगे बढ़ता है तो आप देखेंगे भारत में 1757 का प्लासी युद्ध होता है, जिससे अंग्रेज मजबूत होते हैं। उसके बाद आप देखेंगे 1764 में बक्सर युद्ध होता है। इलाहाबाद संधि के माध्यम से आप देखेंगे 3 प्रांतों की पूरा क्या हुआ, जमींदारी वगैरह का पूरा ले लिया है ब्रिटेन। ठीक, इसी के क्रम में हमारा संविधान का विकास होता है। और प्लासी बक्सर युद्ध के बाद जो कंपनी थी एकदम कमजोर हो गई थी। कैसी कमजोर हुई थी? आर्थिक रूप से। यह कंपनी जब आर्थिक रूप से कमजोर हो गई तो वहां पे गई ब्रिटेन के संसद से मांग करने के लिए कि आप लोग हमें 10 लाख पाउंड का ऋण दीजिए। तो वहां की संसद यानी वहां के महाराज या महारानी के से कहा गया कि 10 लाख पाउंड का आप हमें ऋण दीजिए। तो उसने कहा कि अगर हम 10 लाख पाउंड का ऋण दे रहे हैं तो हम कुछ इस पे अपना क्या करेंगे, अधिकार जताएंगे। ठीक, तो इसी क्रम में कंपनी जो है 10 लाख पाउंड के ऋण के लिए एक रेगुलेटिंग एक्ट लाती है, जिसे कहते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो आइए हम चर्चा करते हैं अब एक्ट से। वही हमारा संविधान का विकास का एक्चुअल क्रम है, वहीं से हमारे प्रश्न बनेंगे। आइए, तो जैसे हमने चर्चा किया कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया, संविधान का विकास के क्रम में पहला एक्ट यही आया था। तो यहाँ पे क्या होता है, आइए देखते हैं। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में पहला कदम उठाया गया। ठीक, पहले कंपनी क्या करती थी, अपने मनमाना काम करती थी, लेकिन 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया, इसके तहत कंपनी क्या है, नियंत्रित करने की एक पहल हुई। यानी इस कानून के तहत, एक्ट के तहत कंपनी कार्य करने लगी। पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। ठीक, यानी इस एक्ट के माध्यम से, कानून के माध्यम से कंपनी भारत में जो कार्य कर रही थी उसके प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को पहली बार मान्यता मिली। भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई, यानी किसी कानून के माध्यम से, इस एक्ट के माध्यम से भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखने की बात की जाती है। इसी के तहत आया है आपका कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा गया। ठीक, पहले 3 प्रेसिडेंसियां थी। कौन कौन सी आपकी? बंगाल प्रेसिडेंसी या कलकत्ता प्रेसिडेंसी जिसे आप लोग कहते थे, बम्बई प्रेसिडेंसी और मद्रास। 3 प्रेसिडेंसी थे, तीनों के गवर्नर अलग अलग हुआ करते थे। लेकिन इसमें क्या हुआ, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा गया तथा उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, यूपी पीसीएस का तो फेवरेट क्वेश्चन है कि कितनी सदस्यीय कार्यकारी परिषद गठन किया गया था? 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया था। पहला ऐसा गवर्नर कौन था जिसे बंगाल का गवर्नर जनरल कहा गया? तो वारेन हेस्टिंग थे। वारेन हेस्टिंग। प्रश्न पूछा गया है पीसीएस में कई बार, याद रखिएगा। पहला ऐसा कौन गवर्नर था? तो वारेन हेस्टिंग पहला ऐसा गवर्नर था, बंगाल का गवर्नर जनरल था। ठीक, उसकी सहायता के लिए अगर पूछा गया तो जैसे एक गवर्नर जनरल प्लस 4,
ठीक, यानी एक गवर्नर जनरल हो गया, 4 क्या हो गए उसकी सदस्य यानी कार्यकारी परिषद हो गई। फिर हम बात करते हैं मद्रास व बंबई प्रेसिडेंसी किसके अधीन आ गई, बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन मद्रास व बंबई प्रेसिडेंसी आ गई। 1774 में कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। कई बार पीसीएस में पूछा गया है जो कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी उसमें मुख्य न्यायाधीश कितने थे, अन्य न्यायाधीश कितने थे, तो आप यहाँ देखिएगा 1774 के कलकत्ता उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 3 अन्य न्यायाधीश थे। ठीक, इन न्यायाधीशों के नाम भी पूछा जाता है और आप अगर लक्ष्मीकांत वगैरह बुक देखेंगे तो नाम नहीं लिखा गया है, लेकिन पीसीएस में कई बार पूछा गया है। इसके पहले का एक कौन थे मुख्य न्यायाधीश, जो मुख्य न्यायाधीश थे सर एलिजा इम्पे थे, एलिजा इम्पे, तथा 3 अन्य कौन थे, चैम्बर्स, लिमस्टर, चौथे क्या थे, हाइड। देखिएगा मैंने बताया आपको कि क्या उनके है, एक मुख्य न्यायाधीश थे तथा 3 अन्य न्यायाधीश थे कलकत्ता उच्च न्यायालय में जो 1774 में बनी थी। ठीक, उस समय पहला न्यायालय था जो कलकत्ता में बना था जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश जिसका नाम था सर एलिजा इम्पे तथा 3 अन्य न्यायाधीश थे जिनका नाम था चैम्बर्स, लिमेस्टर और हाइड। आप इसको अच्छे से नोट करिए, प्रश्न अगर बनेगा 1773 रेगुलेटिंग एक्ट से इन्हीं चीजों में बनेगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। आप चाहें तो तुलना के रूप में इसे लिखे रहिएगा, अगर प्रश्न बनता है 1773 रेगुलेटिंग एक्ट से तो यहीं से बनेगा। एक और लास्ट लाइन है, कंपनी के व्यापारियों को निजी व्यापार और उपहार लेना प्रतिबंधित कर दिया गया। ठीक, यानी कंपनी जो कार्य करेगी वो पूर्ण रूप से कार्य करेगी कंपनी के रूप में, न कि उसके हर व्यक्ति अलग अलग अपना व्यापार चालू कर देंगे जो कंपनी से जुड़े हुए हैं। ठीक, क्योंकि कंपनी को एकाधिकार दिया गया था। इसी में कहा गया था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट की 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के 20 वर्षों बाद फिर हम एक्ट के बारे में चर्चा करेंगे, ऐसा उसमें लिखा गया था। ठीक, 20 वर्षों के लिए। इसमें जो कुछ कमी रह गई थी 1773 रेगुलेटिंग एक्ट में, 1781 के एक्ट के माध्यम से सुधार करने की कोशिश किया गया था। ठीक, तो 1781 का जो एक्ट था उसे हम एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से जानते हैं। एग्जाम में प्रश्न नहीं बनता, हमें सिर्फ उतना जानना है जो हमारे एग्जाम के लिए जरूरी है। ठीक, हमें विद्वान नहीं बनना है कि हम राज व्यवस्था के विद्वान बन जाएंगे, विद्वान बनेंगे तो कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ वो जानना है जिससे हमारा प्रश्न हल हो जाए और हमें अच्छी पकड़ हो जाए कि प्री के साथ साथ मेंस में भी हम अच्छे से स्कोर कर सके। ठीक, तो उसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। आइए अब देखते हैं 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। अभी तक हम लोगों ने देखा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, जो उसमें कमी थी 1781 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट के माध्यम से सही करने की कोशिश किया गया। उसके बाद आता है सुधारों के साथ 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक, पिट्स इंडिया एक्ट क्या कहता है, एग्जाम में कई बार इस पर प्रश्न बने हैं कि इसमें क्या कहा गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को पृथक किया गया। ठीक, कंपनी पहले राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्य एक साथ करती थी, लेकिन इस एक्ट के माध्यम से राजनीतिक कार्य जो कंपनी के थे उसके साथ क्या है, कंपनी के वाणिज्यिक कार्य दोनों को पृथक कर दिया गया। राजनीतिक कार्य को बोर्ड ऑफ कंट्रोल के माध्यम से देखा जाता था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल डायरेक्ट ब्रिटिश संसद के माध्यम से नियंत्रित होती थी, और आपका वाणिज्यिक कार्य जो था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर यानी कंपनी के जो उच्च वर्ग था, यानी कंपनी जहां से गवर्न होती थी उसके माध्यम से, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से वाणिज्यिक कार्य देखे जाते थे। उसके बाद आता है भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। कई बार इस पर प्रश्न बना गया है कि कंपनी, भारत में जो कंपनी के अधीन क्षेत्र है उसको ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कब घोषित किया गया, तो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से कंपनी के अधीन क्षेत्र को ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र घोषित किया गया है। उसके बाद जो है गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल में कितने सदस्य, 3 सदस्य। अभी तक आप लोगों ने देखा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट में वहां 1+4 का कॉन्सेप्ट था, यानी एक गवर्नर जनरल था, 4 उसके काउंसिल में सदस्य थे। लेकिन पिट्स इंडिया एक्ट में देखेंगे कि 1 सदस्य यानी एक गवर्नर जनरल प्लस 3 क्या थे, सदस्य थे उसकी काउंसिल में। यहाँ ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पे संख्या परिवर्तित हो रही है।
उसके बाद देखिएगा, ब्रिटिश सरकार को कंपनी के कार्यों और इसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण हो गया है। यानी ब्रिटिश सरकार जो थी कंपनी के सभी कार्यों को डायरेक्ट वहां से देखती थी। किसके माध्यम से देखती थी? बोर्ड ऑफ कंट्रोल के माध्यम से देखती थी। बोर्ड ऑफ कंट्रोल अपनी सैलरी कहां से प्राप्त करते थे? ब्रिटिश संसद के माध्यम से, जो कि कंपनी के ऊपर टैक्स लगाती थी, वो कंपनी देती थी ब्रिटिश संसद को, वहां से वहां, ठीक। और वाणिज्यिक कार्य का नियंत्रण जो था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से। इसके बाद एक सबसे जबरदस्त आता है 1786 में क्या परिवर्तन होता है, उसके हम देखेंगे। उसके बाद हम लोग 93 में, आइए देखते हैं 1786 का चार्टर एक्ट। कई बार आप देखेंगे पुस्तकों में नहीं चर्चा है, न ही कहीं पे यूट्यूब पे जल्दी चर्चा लोग करते हैं। प्रश्न इस पे बना है 1776 के चार्टर एक्ट पे, 1793 के चार्टर एक्ट पे, दोनों पे ही प्रश्न बना है। लोग केवल 1784 वाले चार्टर एक्ट पे चर्चा करते हैं और 1786 वाले पे चर्चा नहीं करते, यानी पिट्स इंडिया एक्ट पे केवल चर्चा करते हैं। उसके बाद डायरेक्ट 1813 के चार्टर अधिनियम पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, 1786 का जो चार्टर एक्ट आया था उसमें लॉर्ड कॉर्नवालिस को गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। पहले यह अमेरिका में था, वहाँ के कानून से काफी प्रभावित हुआ था, तो भारत में आया तो उसी हिसाब से कानून को रखना चाहता था। तो इसने लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 2 शर्तें रखा। कहा कि गवर्नर जनरल जो होगा वही प्रधान सेनापति का कार्य देखेगा, अलग अलग 2 व्यक्ति नहीं होंगे। तो यहाँ देखिएगा 2 शर्त क्या थी, जो गवर्नर जनरल होगा और प्रधान सेनापति होगा दोनों एक ही व्यक्ति होंगे, अर्थात गवर्नर जनरल होगा। उसके साथ इसकी एक और शर्त थी, गवर्नर जनरल जो है अपने परिषद के निर्णय को, जो उसकी परिषद थी गवर्नर जनरल को सहायता देने के लिए 3 सदस्यीय परिषद थी, वो क्या है, वो कोई भी निर्णय लेगी, लेकिन गवर्नर जनरल को इतना पावर होना चाहिए कि वो अपने परिषद के निर्णय को निरस्त कर सके। इन 2 शर्तों के साथ अगर पूरी होती है उसकी शर्त, तो मैं गवर्नर जनरल बनने के लिए स्वीकार करता हूं। किसने कहा था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कहा था। लॉर्ड कॉर्नवालिस की इस बातों को मान लिया गया और 1786 के चार्टर एक्ट के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को गवर्नर जनरल बनाया गया। प्रश्न क्या बना है? प्रश्न बना है कि कौन सा ऐसा गवर्नर जनरल था जिसने कहा था कि गवर्नर जनरल और प्रधान सेनापति जो है उसका दोनों कार्य केवल एक ही व्यक्ति करेगा, अर्थात गवर्नर जनरल करेगा, तथा अपने परिषद के निर्णय को निरस्त करने की शक्ति रखता है गवर्नर जनरल। तो क्या कौन सा एक्ट है? 1786 का चार्टर एक्ट। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट इसे लोग नहीं पढ़ाते हैं, 1793 का चार्टर एक्ट। 1793 का चार्टर एक्ट क्या है? इस एक्ट के तहत कंपनी के कार्य यानी एकाधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया, यानी 1813 तक। इसमें लिखित विधियों की नींव पड़ी, यानी कंपनी में जो भी काम होंगे लिखित आधार पर होंगे, ठीक, मौखिक कोई कार्य नहीं होंगे। इसमें क्या था, नियंत्रक मंडल के जो सदस्य थे, उस समय नियंत्रक मंडल में 6 सदस्य थे। 6 सदस्यों का वेतन पहले कंपनी के माध्यम से यानी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से दिया जाता था, लेकिन अब कहा गया कि इसका वेतन जो है भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। जो कंपनी भारत में राजस्व कमाएगी उस राजस्व के माध्यम से इनका वेतन दिया जाएगा, न कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाएगा। यहाँ तक आपको क्लियर हो पाया है? तो चलिए, श्री गणेशाय नमः स्वाहा। अब आगे आइए हम देखते हैं 1813 का चार्टर एक्ट। आइए शुरू कर देखते हैं 1813 का चार्टर एक्ट क्या कहता है। 1813 के चार्टर एक्ट के माध्यम से कंपनी का जो अधिकार था, वही देखे होंगे आप 1793 तक, उसको 20 वर्ष तक के लिए आगे बढ़ा दिया गया। पहले पॉइंट यहाँ पे आप ध्यान देने योग्य है। उसके बाद कंपनी का भारतीय व्यापार पर एकाधिकार समाप्त। कई बार प्रश्न बना है कि किस चार्टर के माध्यम से भारत पर कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, तो आपका 1813 के चार्टर एक्ट के तहत कंपनी पर से, भारत के व्यापार पर से एकाधिकार समाप्त। परंतु यहाँ जानने वाली बात क्या है, चाय और चीन पर जो था एकाधिकार बना था, ठीक, और अन्य चीजों पर व्यापार करने के लिए एकाधिकार समाप्त हो गया था, लेकिन चाय और चीन पर कंपनी का अधिकार अब भी बना हुआ था। उसके बाद क्या होता है, कंपनी जो थी भारतीय साहित्य और विज्ञान को बढ़ावा दे रही थी। क्यों बढ़ावा दे रही थी? भारतीय लोग शिक्षित होंगे, जानकार होंगे तो कंपनी के लिए सेवा करेंगे, ठीक। इस उद्देश्य से भारतीय कंपनी जो था, यानी कंपनी थी, भारतीय साहित्य और विज्ञान को बढ़ावा दे रही थी। उसके साथ साथ कंपनी जो थी शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया कि हम भारतीयों को शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए खर्च करेंगे वार्षिक आधार पे। कई बार प्रश्न बना है कि पैसा, आईएएस में भी एक क्वेश्चन बना है 1 लाख रुपए वाला, पीसीएस में तो चले बनता ही बनता है, आईएएस में भी प्रश्न बना है कि कंपनी शिक्षा पर कितना खर्च करने के लिए बोली थी, तो 1 लाख रुपए खर्च करने के लिए। ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रवेश करने की छूट दी गई तथा कहा गया कि आप अपने धर्म का
प्रचार कर सकते थे। किस एक्ट के माध्यम से? 1813 एक्ट के माध्यम से पूछा गया था। उसके बाद जैसे एकाधिकार यहाँ पे समाप्त हो रहा है कंपनी का, ठीक, और कोई भी कंपनी ब्रिटेन सरकार से लाइसेंस लेके भारत में आएगी और भारत के जो प्रतिबंधित क्षेत्र नहीं है चाय और चीन, उसके अन्य क्षेत्रों में व्यापार कर सकती थी। ठीक, ये आपको क्लियर हो पाएगा। जो आप देख रहे होंगे कि जो 60 चीजें हैं, जो मेन चीजें हैं, उन्हीं पॉइंट को मैं पॉइंट आउट कर रहा हूं, यानी लिख रहा हूं, बता रहा हूं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और सीधे सीधे उस टॉपिकों से, यानी उस लाइन से, हर लाइन से एक एक प्रश्न बन रहा है, बना भी है। ठीक, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेते चलिए, जो लिख रहे हैं दोस्त लिखते रहें, लिख लीजिए आप लोग। आइए अब देखते हैं 1833 का चार्टर एक्ट क्या कहता है आपका। बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। कहा कि बंगाल का जो गवर्नर था पहले, ठीक, उसे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। पहला कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक क्या था? भारत का गवर्नर जनरल। ठीक, तो प्रश्न पूछा जाता है कि बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक था। उसके साथ साथ भारत का गवर्नर जनरल, यानी भारत का जब गवर्नर जनरल बना दिया गया बंगाल के गवर्नर जनरल को, तो भारत का गवर्नर जनरल प्रथम कौन है? लॉर्ड विलियम बेंटिक। कई बार इस पर प्रश्न बना है, एकदम सीधे ही प्रश्न उठा के पूछ लेता है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, ठीक, भारत का गवर्नर जनरल की बात करेगा तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। बंगाल का गवर्नर जनरल तो जो आपको मैंने बताया वो वारेन हेस्टिंग को करना है। ठीक, अब आइएगा कंपनी का अधिकार यहां से भी 1833 के बाद भी 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया जाता है। ठीक, उसके बाद भारतीय कानूनों को लिपिबद्ध करने के लिए एक विधि आयोग की स्थापना करने की बात की गई। इस एक्ट में 1833 के चार्टर एक्ट में भारतीय कानूनों को लिपिबद्ध करने के लिए एक विधि आयोग की स्थापना की गई। इसी में आप देखे होंगे गवर्नर जनरल की कार्यकारी में 3 सदस्य होते थे, तो एक चौथे सदस्य की उसमें नियुक्त कर दी गई। किसमें? गवर्नर जनरल की कार्यकारी में विधि आयोग की स्थापना हुई, तो विधि आयोग की स्थापना के लिए कानूनी सदस्य की आवश्यकता थी। उस कानूनी सदस्य की आवश्यकता को पूरा करने के लिए गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में एक विधि सदस्य शामिल किया गया। अब पहला जो विधि सदस्य था वो लॉर्ड मैकाले था। ठीक, प्रथम विधि सदस्य कौन था? तो लॉर्ड मैकाले। सीधा प्रश्न इस पे बनता है कि गवर्नर जनरल की परिषद में चौथा कानूनी सदस्य कौन था? तो लॉर्ड मैकाले था। ठीक, इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात है, कंपनी जो थी अभी चाय और चीन के एकाधिकार थी 1813 में आप देखे थे, और एकाधिकार कंपनी का समाप्त हो गया था, लेकिन चाय और चीन पर उसका एकाधिकार बना हुआ था। लेकिन इस एक्ट के माध्यम से चाय और चीन पर से भी कंपनी का एकाधिकार समाप्त हो जाता है। इसमें क्या है, एक पॉइंट और बहुत इंपॉर्टेंट जो आपको याद करनी है, पहली बार भारतीयों को अपने देश के प्रशासन में शामिल करने की अनुमति दी गई। किस एक्ट के माध्यम से? 1833 की चार्टर एक्ट के माध्यम से पहली बार अपने देश में शामिल करने की बात की गई। ठीक, किसमें शामिल करने? देश के प्रशासन में शामिल करने की बात की गई 1833 के चार्टर एक्ट के माध्यम से। तो आप एक बार स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका एक बार। हम आशा करते हैं कि आपको जो मैंने बताया, आज पहला डे था आपका, एकदम आसानी से जीरो से लेके आपके ऊपर तक, यानी फर्श से अर्श तक के पहुंचाने के क्रम में हम लोग एकदम तत्पर हैं। आप लोग नए ऊर्जा और नए जोश के साथ लगिए, और इन चीज़ों को एकदम जो डायरेक्ट प्रश्न बनेंगे आपसे, ऐसे मैं पॉइंट को चुना हूं, एकदम डायरेक्ट मैं आपको बोर्ड पे लिख रहा हूं कि आप इन पॉइंट को डायरेक्ट देखेंगे और एक बार कंठस्थ कर लेंगे तो आप एग्जाम में प्रश्न एकदम 100% सही करेंगे। इसी के साथ आज टाइम तो आपका समाप्त हो रहा है। ठीक, टेक्निकल टीम के हमारा इशारा आ रहा है कि टाइम हो गया है, तो हम लोग अगला वीडियो कल आपको शाम को 6 बजे मिल जाएगा। ठीक, तो अब वीडियो जो हमारे बनेंगे 1-1 घंटे के वीडियो रहेंगे, जिससे आपका एग्जाम बहुत नज़दीक है, तो 1-1 घंटे का वीडियो आप देख के अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। तो थैंक यू, आप चैनल को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।